क्योंकि स्टेबिलिटी पे बेस्ड है ना, तो स्टेबिलिटी के बेसिक क्राइटेरियाज को भी हमें आज डिस्कस करने हैं। फाइन, बोलो जल्दी जल्दी बोलते रहो। यस, फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड मुझे आप ये बताना कि आप तक आपके दिमाग में ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से घर कर गई है कि अगर सिस्टम्स LTI होते हैं तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक सिग्नल गवर्न कर सकता है और उस सिग्नल का नाम होता है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। यानी LTI सिस्टम का अगर हमें यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो हम उसका स्टैटिक डायनेमिक नेचर पे भी कमेंट कर सकते हैं और उसके कॉजल नॉन कॉजल नेचर पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज को एक अकेला सिग्नल गवर्न कर रहा है और उस सिग्नल का नाम क्या है? यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल। बताइए, चलेगा? यस चलो, तो आज की क्लास में अब डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन LTI सिस्टम। तो आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? मतलब अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एन LTI सिस्टम, तो आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, सर स्टेबिलिटी तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जब हम पहले स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कोई क्राइटेरिया डिस्कस किया था। अब अगेन आपके दिमाग में यही सेम चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक नॉन LTI और एक LTI। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दे रखा है और पूछता है स्टेबिलिटी बताओ, तो क्या ये तरीका आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि बाउंडेड इनपुट देंगे और बाउंडेड आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे? इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीका मैंने आपको बताया था ग्राफिकल, एक तरीका मैंने आपको बताया था इनपुट्स डाल डाल के चेक करने वाला, और एक तरीका मैंने बताया था कि आप इनपुट को अपने क्या कर लो, बाउंडेड बना लो और मैथमेटिकली चेक कर लो। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब यही सेम क्राइटेरिया फॉर LTI सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें ना छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या गलतियां आप करोगे। स्टेबिलिटी ऑफ एन LTI सिस्टम। चलो तब तक ये नोट करो, फिर शुरू करते हैं। तो आप देखोगे ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आप देखोगे वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। देखिए, सपोज अगर मुझे कोई LTI सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है तो पहले मैं LTI सिस्टम बना देता हूँ। ये लीजिए, पहला डिस्कशन करते हैं कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस LTI सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा नया नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये आप काफ़ी हद तक ऑलरेडी करते रहे हो पहले भी कुछ क्वेश्चंस में। देखिए, अगर LTI सिस्टम है तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग एक यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मुझे बताइए, अगर ये पर्टिकुलर LTI सिस्टम मुझे स्टेबल चाहिए तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा क्राइटेरिया लगाना चाहिए? आप बोलोगे कि इफ़ कोई भी सिस्टम हो, LTI हो नॉन LTI हो, वो तो बेसिक तरीके होते थे, हैज़ टू बी स्टेबल। तो इसको फॉलो क्या करना चाहिए, फटाफट बता दो। इट मस्ट फॉलो BIBO क्राइटेरिया। कोई बताएगा BIBO क्राइटेरिया था क्या? बोलो फटाफट बताओ, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका LTI सिस्टम को स्टेबल होना है तो जाहिर सी बात है उसको बीबो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो बीबो क्राइटेरिया में अपनी ये बात हुई थी कि हर एक बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट बाउंडेड आना चाहिए। मतलब अगर पूरी दुनिया में 1 करोड़ बाउंडेड इनपुट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हर एक बाउंडेड इनपुट के लिए आपका आउटपुट बाउंडेड आना चाहिए, तभी आप LTI सिस्टम को स्टेबल बोल सकते हो। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इस पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या मैं आउटपुट लिखने के लिए कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकता था? यस, कर सकता था। जैसे ही आप आउटपुट लिखने के लिए कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करोगे, आप देखो कि आपको आउटपुट और इनपुट के बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ना मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, आप चाहे h ऑफ t माइनस टाउ लिखो, चाहे x ऑफ t माइनस टाउ लिखो, बात तो हमारे लिए सेम ही है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग बीबो क्राइटेरिया लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन में लगा देते हैं तो हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए। यहाँ तक बताइए सभी लोग कंफर्टेबल हो? तो ये है सिस्टम की इक्वेशन। ठीक है, ये सिस्टम की इक्वेशन है। यस, ये सिस्टम की इक्वेशन आपको दिख रही है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, जैसे आप लोग स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल सेम तरीके से इसके डेरिवेशन को करते जाना है। इस वजह से मैं बोल रहा था कि आपको यहाँ पे नया कुछ लगेगा नहीं। क्या करते थे आप वहाँ पे स्टेप 1 में, बताइए ज़रा। स्टेप 1 में आप मान लेते थे लेट
mod of xt is less than or equal to m less than infinity for all t माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। याद है सभी को? यस। तो आप मुझे बताओ, अगर ये आपका बाउंडेड है, इसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, तो अगर मैं इसको टाउ से शिफ्ट कर देता हूँ तो ये भी बाउंडेड रहेगा। टाइम शिफ्टिंग से उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए स्टेप 1 देखिए और मुझे बताइए कितने लोग स्टेप 1 में कंफर्टेबल। आराम से देखते जाओ, क्योंकि ना इस तरीके से आप क्वेश्चंस भी करते थे, अगर आपको याद हो। इनफैक्ट आपने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस भी किए हुए वहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको एक्स ऑफ टाउ साइन टाउ डी टाउ दिया था, तो वहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीके से आप अप्रोच लगाते हुए चलते थे। इस वजह से इस डेरिवेशन में नया कुछ नहीं लगेगा। कल जो कॉजल वाला डेरिवेशन था, जो स्टैटिक वाला डेरिवेशन था, उसमें मैं मान सकता हूँ कि आपको शायद कुछ नया लगे, बट यहाँ पे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको नया कुछ लगने वाला है नहीं। ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से करनी। अब स्टेप 2 में आप क्या करते थे? मॉड वाई टी कैलकुलेट करते थे। स्टेप 2 में आप मॉड वाई टी कैलकुलेट करते थे। चलो मॉड वाई टी कैलकुलेट करो, तो आपको मिलेगा मॉड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ। देखो अब मुझे बताना, ये मॉड अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लग जाएगा? ठीक है, तो एक बार ये बताना कितने लोगों को याद आ गया कि सर बिल्कुल ऐसा ही हम लोग ऑलरेडी कहाँ पे भी करते थे, जब हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करते थे बीबो स्टेबिलिटी के। चेक करिए, याद आ गया सभी को? चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर देता हूँ, ये बीच से हटा देता हूँ इसको। तो मॉड वाई टी आपको दिख गया लेस देन और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ। यहाँ तक पहले आप सभी लोग पहुँच जाओ, फिर इसके आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, यस। और देखो आपका 1 जुलाई से फूरियर सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसका प्री रिक्विजिट शायद आप लोगों को बता दिया, उसको फटाफट कंप्लीट कर लेना है। ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल, पावर सिग्नल के बारे में पढ़ लेना, और अगर हो सके तो थोड़ा सा ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल पावर सिग्नल्स के बारे में पढ़ लेना, और उसके अलावा पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो 3 सिग्नल्स के बारे में पढ़ लेना, जितना मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग? देखो इसके बाद हम ये करते थे कि ये तो हमको पहले से पता होता था, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ लेस देन और इक्वल टू एम। तो हम लिखते थे अगले स्टेप में जो एक्स ऑफ टी माइनस टाउ होता था ना, इसकी जगह पे हम एम को रिप्लेस कर देते थे। रीजन बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक्स ऑफ टी माइनस टाउ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से बड़ा है और मैं इससे बड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे रख दूंगा, तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे? ये कर देते थे मॉड ऑफ वाई टी लेस देन और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एक सेट प्रोसेस हमने डेवलप कर लिया था, मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ। देखिए है ना, फिर यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे यार? एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बाहर निकाल देते थे। तो इवेंचुअली एन हमको मिल गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एम मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस वहाँ पे रहता था। तो हम क्या करते थे? मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ लेस देन और इक्वल टू एम है, यहाँ पे उठा के एम को डाल देते थे, और जाहिर सी बात है यहाँ से हम एक्स ऑफ टी माइनस टाउ का एग्जिस्टेंस खत्म करते थे, क्योंकि आपने पहले ही मान रखा है ना एक्स ऑफ टी आपका एक बाउंडेड इनपुट है, और अगर वो बाउंडेड है तो हमें वहाँ पे एम को रिप्लेस करना होता था, ताकि हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एक्स ऑफ टी माइनस टाउ के एग्जिस्टेंस को हटा सकें और एम को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर पाए। अब देखो आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ये एन वाला जो आपको सिग्नल दिख रहा है ना, आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा दूँ ताकि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मुझे हमेशा क्या मिले? फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। बोलो। और इसके बाद जो मैं वर्ड्स बोलूंगा ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बताइए, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम इज स्टेबल, तो इनपुट को तो आपने बाउंडेड पहले से मान रखा है। आप मुझे बताइए आप इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसी कौन सी चीज़ लगा दें ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा फाइनाइट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ये तो हमेशा फाइनाइट है, ये तो पहले से क्या है? फाइनाइट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब अगर किसी तरीके से मैं ये इंश्योर कर पाऊँ दैट इफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ, अगर बाय द वे ये मुझे क्या मिल जाता है? फाइनाइट, तो मैं बोल सकता था दैट एन विल ऑल्सो बी फाइनाइट फॉर ऑल टी। और अगर एन फाइनाइट आ गया तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा? वीबो फुलफिल हो जाएगा, और एलटीआई सिस्टम विल बिकम स्टेबल सिस्टम। ठीक है, कभी भी कोई सिग्नल स्टेबल नहीं होता है
ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिग्नल्स क्या होते हैं? इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली नॉट इंटीग्रेबल। अगर आपसे कोई बोलता है कि ये सिग्नल स्टेबल है, ये सिग्नल अनस्टेबल है, तो सिग्नल कभी भी स्टेबल या अनस्टेबल नहीं होता है। सिग्नल हमेशा या तो क्या हो सकता है, इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली नॉन इंटीग्रेबल। स्टेबिलिटी एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। फाइन, बोलिए। तो अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप मुझे बताना ये दोनों स्टेटमेंट्स आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो या नहीं। चलिए बोलना शुरू करें स्टेटमेंट्स, फिर वही स्टेटमेंट्स लिख भी देंगे। ओके, बोलिए। चलो मैं पहला स्टेटमेंट बोलता हूं, सोच समझ के बताना। फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल, for an LTI system to be stable, for every possible bounded input, it must result in a bounded output. Yes or no? बताइए। यस नो, यस नो फटाफट करते जाओ। 3 स्टेटमेंट बोलूंगा, तीनों में बताना आपको कौन सा सही कौन सा गलत। पहला, फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर एवरी पॉसिबल बाउंडेड इनपुट द आउटपुट मस्ट बी बाउंडेड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट सुनना, फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी इंटीग्रेबल। फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी इंटीग्रेबल इन नेचर। सेकेंड के बारे में बताइए। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने गलत क्या बोला है उसको मैं सही करके अब बोलता हूँ। फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल में डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सिग्नल्स में। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अगर आप बोलते हो इंटीग्रेबल, उसका मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट HT DT शुड बी फाइनाइट, है ना। ये पता नहीं यार, इसके बारे में आइडिया नहीं है ना, ये हमारा डेरिवेशन से नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एन LTI सिस्टम टू बी स्टेबल द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, पहले आप सिग्नल पे मॉड लगाइए, मॉड लगाने के बाद उसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एरिया कैलकुलेट करिए, वो फाइनाइट आना चाहिए। तो मैं सभी लोगों के लिए शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, है ना। हालांकि सिग्नल वगैरह वाले चैप्टर्स अगर आपने करे होंगे तो वहाँ पे ये सारे डिफरेंस मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताए थे। तो उन चैप्टर्स को भी ना फटाफट निपटा डालो जितनी जल्दी हो सकता है। किसी जनरल सिग्नल के लिए मैं लिखता हूँ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेबल। और अगर कहीं पे लिखा होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, फिर अगर कहीं पे लिखा होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, इसका मतलब होता है आप पहले अपने सिग्नल पे मॉड लगा लो और फिर ये बताओ कि ये फाइनाइट आना चाहिए। कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया? फिर मैं स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूँ। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आया? आ गया सभी को स्टेटमेंट समझ में? यस है ना। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखना तीनों स्टेटमेंट्स में क्या क्या मैंने बोला। पहला स्टेटमेंट तो आप पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हो शुरू से ही। LTI होते ही जैसी हमारी उम्मीद थी, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि सारी की सारी जिम्मेदारी कौन उठा लेगा, HT उठा लेगा, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निकालने चले थे सिस्टम की स्टेबिलिटी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालेंगे, बाउंडेड इनपुट लगाएंगे, बाउंडेड आउटपुट आएगा, बट क्योंकि सिस्टम LTI था तो स्टेबिलिटी की सारी जिम्मेदारी एक सिग्नल ने ले ली, और वो सिग्नल आपका कौन सा है? यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल, है ना। तो आप देख भी पा रहे होगे कि जैसे ही LTI सिस्टम फिक्स हो रहा है, सारी की सारी जिम्मेदारी h खुद ले रहा है, कि वो ये बोल रहा है आपसे कि मैं भले ही सिग्नल हूँ बट मैं सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप मुझे अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लो। चलो देखते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए अब स्टेटमेंट बहुत क्लियर कट है, जैसे हमेशा हम लोग लिखते हैं वैसे यहाँ पे भी। फॉर एन, जब भी LTI सिस्टम लिखता हूँ ना तो वो कंटिन्यूअस टाइम होता है बाय डिफॉल्ट। फॉर एन LTI सिस्टम टू बी बीबो स्टेबल सिस्टम, ठीक है। यहां पे भी जहां सिस्टम लिख रहा हूं वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस कर रहा हूं। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल मस्ट बी absolutely integrable, must be absolutely integrable, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। कल भी मैं आपको बता रहा था
कि क्वेश्चन इस वाले सेगमेंट से क्यों पूछा जाता है यार, क्योंकि ना यहाँ पे देखो ना आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना पूरा का पूरा डेटा, इस वजह से स्टेबिलिटी पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वो कर दूँ ना, बॉक्स बना दूँ, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल। देखो कितने लोगों को ये स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे दिमाग में जाके बैठ गया, चेक करिए। पर डे यार देख लो, जितने भी मैक्सिमम लेक्चर्स देख सकते हो ना, मैं तो बोलूँगा अगर तुम्हारे अंदर एफिशिएंसी है तो एक ही दिन में सारे लेक्चर्स देख डालो, बट कोशिश करो जितना मैक्सिमम देक सकते हो ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो कम से कम अगर तुम्हें सिर्फ सिग्नल पढ़ना है तो 7-8 लेक्चर तो बड़े आराम से देख सकते हो। ओके क्या एच ऑफ टी, हम ब्रह्मास्मि तो दूसरा चीज़ होता है ना, ये तो बस ये बोल रहा है कि ये फाइनाइट है। हम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है, जिसका कोई और छोर ना हो। चलिए खैर, ये पॉइंट सबको समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस करें? यस, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। क्वेश्चंस में देखो क्या बोल रहे हैं, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम। कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम। तो जैसे ही आपने एलटीआई सिस्टम देखा ना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार क्वेश्चन में ना डेटा जरूर एच ऑफ टी का दिया होना चाहिए, तभी एलटीआई सिस्टम की चर्चा यहाँ पे हो रखी होगी। पहला क्वेश्चन, एच ऑफ टी आपको दे रखा है, बताओ ये जो सिस्टम है ना, अब देखो क्या आप इस एच ऑफ टी के थ्रू एक सिस्टम को तो डिफाइन कर ही सकते हो ना। चलिए बताइए सिस्टम के बारे में, स्टेबल अनस्टेबल बताते जाओ, फटाफट बताते जाओ। इसकी स्टेबिलिटी पे सवाल उठा रहा है, तो क्या करोगे आप? आपने लिमिट लगाई -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, मॉड लगाया एच टाउ डी टाउ, आपने चेक कर लिया फाइनाइट आ गया, काम खत्म। आप बोल दोगे कि ठीक है, above LTI सिस्टम इज स्टेबल, चलेगा? फाइन, तो आप बोल सकते हैं above LTI सिस्टम स्टेबल। जैसे LTI सिस्टम बोला है, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, मजबूरी बन जाएगी कि आपको एच ऑफ टी का डेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल में देगा ही देगा, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उसके पास, एग्जामिनर के पास में, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको डेटा आपको देना ही देना है। अगला देखिए, एच ऑफ टी इज इक्वल टू e⁻⁻2t ut। चलो बताओ फटाफट। मॉड लेना मत भूलना, मॉड लेना मत भूलना, मॉड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉड नहीं लोगे तो कभी कभी आंसर गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमेशा मॉड ले लेना। हालांकि e⁻⁻2t ut का ग्राफ कैसा होगा कि आप मॉड लो नहीं लो, डेल्टी का ग्राफ ऐसा होगा, मॉड लो नहीं लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इनको प्रॉपर कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके उसके बाद आंसर लिखिए। ये आपको दिखा है एच ऑफ टी वर्सेस टी, देखो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया वगैरह मैंने वैसे ही कैलकुलेट करवा रखा आपको, 1/a इसका एरिया आ जाता है अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो ये 1/2 आ रहा होगा। और यहाँ पे भी आप बोल सकते थे आपका जो LTI सिस्टम होगा दैट विल बी स्टेबल, ठीक है। LTI सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? स्टेबल हो जाएगा, चलेगा? चेक करिए। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा नोट कर लो, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखो कंट्रोल में पढ़ते होगे ना कि अगर किसी सिस्टम को स्टेबल होना है तो उसके सारे के सारे पोल्स LHP पे आने चाहिए, या फिर किसी भी सिस्टम की अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो आप नंबर ऑफ पोल्स को चेक करते हो। तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही स्पेसिफिक केस, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें पूरे के पूरे सिस्टम को आप कॉजल मान के चलते हो। जब भी आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो ना, तो स्टेबिलिटी के लिए हमेशा बेसिक क्राइटेरिया आपको यही यूज़ करना होता है। बाकी आप इसको पोल से कैसे रिलेट करोगे वो लाप्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता है कि सिस्टम को स्टेबल होने के लिए सारे के सारे पोल्स LHP पे आने चाहिए। इनफैक्ट सिग्नल सिस्टम में सिस्टम तब भी स्टेबल हो सकता है जब पोल्स आपके राइट हाफ साइड पे आ जाए, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग लाप्लास में भी करेंगे, ओके। तो सिग्नल सिस्टम को बिल्कुल ओपन माइंड से पढ़ना है। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लोकेशन ऑफ पोल से अभी रिलेट मत करो,
जब लाप्लास हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी को असल में आप पोल्स ऑफ लोकेशन ऑफ पोल से कैसे कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे लिए स्टेबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एच ऑफ टी ढूंढना और उसके एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नेचर को जनरेट कर देना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थर्ड देखो और थर्ड पे बताना। तो थर्ड आपका है एच ऑफ टी इक्वल टू साइन टी। बताइए एच ऑफ टी इक्वल टू साइन टी, बताइए क्या ये एक स्टेबल एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, बताते जाइए। हाँ, मार्जिनल स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, थोड़ा सा उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, लाप्लास पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लाप्लास में आपको बताऊंगा कि आप एच ऑफ टी से कैसे देख सकते हो। असल में जब आपका एच ऑफ टी एनर्जी सिग्नल्स होंगे, अभी ये स्टेटमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, बाद में इसको मैं सही करूँगा। जब आपके एच ऑफ टी एनर्जी सिग्नल्स होते हैं तब आपका जो करस्पॉन्डिंग सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एब्सोल्युटली स्टेबल। जब आपके एच ऑफ टी पावर सिग्नल्स होते हैं तब जो आपका सिस्टम होता है वो होता है मार्जिनल स्टेबल। और जब आपके एच ऑफ टी हो जाते हैं नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स, उन सारे केसेस में आपका सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। बट अभी ये स्टेटमेंट मैं बोल नहीं रहा हूँ, स्टेटमेंट में थोड़ी सी कमी है, उसको मैं लाप्लास वगैरह में जाके थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, ठीक है। बता सकते हो, वहाँ पे आपको बताऊँगा, ओके। चलो देखते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ से आपको स्टेबिलिटी बतानी है, आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ लिखना। और ये ग्राफ तो साइन का सभी को पता होता है, ये ग्राफ साइन का सभी को पता होता है। ये देखिए मॉड लेने के बाद तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आप मॉड लोगे ये आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आपको दिख रहा है ना, सारे के सारे एरियाज ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से। तो दिस विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, एबव एलटीआई सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। अभी के लिए मैं मार्जिनल स्टेबल वगैरह वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेबल और अनस्टेबल के बीच की बाउंड्री डिसाइड करना है कि भाई ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। मार्जिनल क्या होता है वो थोड़ा सा आपको लाप्लास तक वेट करो ताकि आप करेक्ट कंसेप्ट सीख सको। अगर यहाँ पे बताऊंगा तो आप सीख भी नहीं पाओगे और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा। चलो चौथे पे, चौथा क्वेश्चन देखो और इसका भी आंसर बताओ। यहाँ पे देखो एच ऑफ टी आपको क्या मेंशन कर रखा है, e टू द पावर 2t। आपको बताना करस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, फटाफट बताओ, चेक करिए और बताइए क्या यहाँ पे आपका जो एलटीआई सिस्टम है इज इट स्टेबल और नॉट। है स्टेबल, देखिए नहीं, यहाँ पे भी आप वो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ, ये आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है ना। काफी अच्छा तरीका। तो आप देख पा रहे हो यार कि अगर क्वेश्चन में एलटीआई मेंशन कर देना तो लाइफ कितनी आसान हो जा रही है, कुछ करना ही नहीं है, बस एच ऑफ टी को ढूंढते रहो और कुछ ना कुछ क्राइटेरिया उस पर लगाते रहो। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
है।